वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है जो हिंदुस्तान का भविष्य है वही मुसलमानों का भविष्य है। आरिफ मोहम्मद खान। चलो देखते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लग रही है, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हम हैं असली भारत, हम ही भारत। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में वही सवाल लगातार चल रहे हैं जो पिछले कार्यकाल से थे कि जो देश में जो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है उसका भविष्य क्या होगा। नरेंद्र मोदी की पार्टी को 303 जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद उनकी पार्टी से चुन के आए हैं, उनमें एक भी मुसलमान नहीं है। पिछले 5 सालों में जिस तरह की नीति हमने देखी और छठे साल में भी पहले महीने में जिस तरह की राजनीति हमें नजर आ रही है, उस सब को देखते हुए लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, जिसका संविधान पूरी तरीके से धर्मनिरपेक्ष है, वहाँ सबसे बड़ी जो अल्पसंख्यक आबादी है उसका भविष्य क्या हो। बल्कि कई लोग तो सवाल ये उठा रहे हैं कि जो भारत में धर्मनिरपेक्षता है उसका भविष्य क्या होगा। हम आज द वायर में आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से कराने जा रहे हैं जो एक पॉलिटिशियन है लेकिन अक्सर पॉलिटिकली इनकरेक्ट रहते हैं। वो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी में रहे, कभी पार्टी लाइन से डट कर या पार्टी लाइन से के मुताबिक वो कभी भी नहीं चले। और कहा यह भी जाता है कि एक मुस्लिम पॉलिटिशियन होने के बावजूद भी उन्होंने इस बात की परवाह कभी नहीं की कि मुस्लिम समुदाय उनकी विचारधारा या जो उनके विचार रहे या जो उनके बयान रहे उससे सहमत है या नहीं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो अपने ही मन की सुनता है। लेकिन कभी कभी ये भी कहा जाता रहा कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इतिहास के एक लम्हे में कैद हो गया है। मेरे साथ आरिफ मोहम्मद खान मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आरिफ साहब आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने पहले और इस भी इंटरव्यू में ये इंटरव्यू बताना भी की बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं जिसमें ये भी कहा गया कि आरिफ मोहम्मद खान एक नेता, एक लीडर होने के अलावा एक बड़े स्कॉलर के तौर पर माने जाते रहे, जाने जाते रहे। और शाहबानों के केस में, जो कि 80 के दशक का सबसे बड़ा वो एक मामला था जिसमें माना गया कि धर्मनिरपेक्षता का जो इतिहास था भारत में, उसके लिए वो एक ऐतिहासिक लम्हा था। और उस वक्त में एक मुस्लिम नेता और राजीव गांधी की सरकार में मंत्री होते हुए उस ऐतिहासिक लम्हे को आरिफ मोहम्मद खान ने अपने नाम कर दिया। लेकिन आरिफ साहब से लगातार मेरे वैचारिक मतभेद होते रहे। इस इंटरव्यू में भी आपको वही देखने को मिलेगा। सबसे पहले आरिफ मोहम्मद खान प्रधानमंत्री जो हैं, सबसे पहला भाषण उन्होंने दिया है अब संसद में, और उसमें जो है जिक्र इस बात का कर दिया कि कांग्रेस पार्टी जो है मुसलमानों को गटर की तरह ट्रीट करना चाहती है या वो गटर में पड़े रहें, ये अच्छा है। क्यों 33 साल बाद नरेंद्र मोदी, जिनको थम्पिंग मेजॉरिटी जैसे कहा जाता है, इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है बिना या कहें कम से कम मिनिमम मुस्लिम सपोर्ट के, क्यों बार बार उन्हें मुसलमान, कांग्रेस पार्टी, इसे क्यों याद करना पड़ता है? दोनों आप मिक्सअप कर रहे हैं कि कांग्रेस को याद करना और उनको थम्पिंग मेजॉरिटी क्यों मिली है, ये दोनों अलग चीज़ें। थम्पिंग मेजॉरिटी इसलिए मिली है कि इस देश ने उनको पसंद किया, देश के इलेक्टोरेट ने पसंद किया। कांग्रेस सामने है, विपक्ष का काम है सरकार के ऊपर की कमियों को उजागर करना, और सरकार में जो लोग हैं, ये लोकतंत्र की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जो सामने बैठे हुए लोग हैं वो उनको एक्सपोज करते हैं और वो ये बताते हैं कि आप जो बातें कह रहे हैं, आमतौर से जो अप्रोच होती है, इसे कि मैं सरकार में भी और विपक्ष में भी, मैं दोनों में रहा हूँ, जहाँ वो सरकार के दोनों तरफ से एक ही कोशिश होती है कि आपका आचरण उसके मुताबिक नहीं है जो आप बात कहते हैं। इसे शुरुआत करने की क्यों जरूरत आन पड़ी उनको? नहीं, ये शुरुआत नहीं, ये तो नॉर्मल, ये तो प्रक्रिया का हिस्सा है। ये लगातार जारी दे रहता है, किसी दिन बंद नहीं होता लोकतंत्र में, ये तो लगातार जारी रहता है। प्रधानमंत्री ने जो कहा है, उन्होंने अपनी तरफ से नहीं कहा, उन्होंने कहा कि उन्होंने जो एक इंटरव्यू पुराना देखा है, उसमें जो एक मंत्री ने कांग्रेस के शाहबानों के वक्त जो एक जुमला कहा है, उसको उन्होंने कोट करके याद दिलाया है कि कांग्रेस की नियत ये काम करने के लिए, जिन कामों को अपीजमेंट कहा गया या मुंह भराई कहा गया, उन कामों को करते वक्त उस वक्त उनकी नियत आम मुसलमान को फायदा पहुंचाने की नहीं थी। सिर्फ एक वर्ग है जो विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग है, प्रिविलेज्ड वर्ग है, सिर्फ उसके जो मफाद थे, उसके जो हित थे,
उनको मदद, उसमें मदद करने के लिए कांग्रेस ठीक है, ने मैं ये आपकी बात किया। समझ गई। आप ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी को आईना दिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी। मैं ये नहीं कह रहा, जो मैं कह रहा हूं वो मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूं, आप मुझसे पूछिए। मैं ये, उन्होंने तो ये बताया है, और चूंकि वो मुझसे वो जुमला मैंने कोट किया है, वो मेरे इंटरव्यू से लिया आपके गया जरिए गया, है, हाँ। मेरे इंटरव्यू में, और वो आज नहीं है, प्रिंट में वो जुमला कम से कम 17, 18, 20 साल पहले का है। और क्या था? चैनल जब से आए हैं तब से, कल से जितने मैंने देखे हैं वो क्लिप्स, कम से कम 8 या 9 टीवी के प्रोग्राम्स में मैंने वो जुमला दोहराया है कि जब मुझसे इस्तीफा वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा एक बार था। फिर से बोल दीजिए कि क्या वो पूरा वाकया था, ताकि पूरा दर्शकों को वाकया- समझ में आ जाए। जी, पूरा वाकया ये था कि जिस दिन शाम को बिल इंट्रोड्यूस किया गया हाउस में लॉ मिनिस्टर के जरिए, वो बिल इंट्रोड्यूस कर रहे थे, मैं पीछे की सीट पे जाके बैठ के 5 लाइनें मैंने अपने इस्तीफे की लिखी, और मैंने उस पे लिफाफे पर पर्सनल लिख के, और मैं प्रधानमंत्री के कार्यालय में वो देकर, और मैं घर नहीं गया अपने, मैं किसी दोस्त के घर पे मैंने रात बिताई, वरना तो मुझे रात में ही मेरे ऊपर दबाव, मुझे लगता था दबाव डाले जाएंगे। अगले दिन सुबह जब मैं पार्लियामेंट पहुंचा तो सबसे पहले मुझे श्री अरुण सिंह मिले। वो मुझे ले गए प्रधानमंत्री के कार्यालय के बराबर में एक वेटिंग रूम होता है, वहां पे मुझे बिठा दिया उन्होंने, और उन्होंने मुझसे बहुत ही अच्छे अंदाज से, ये जितने भी लोग आए उन्होंने बहुत अच्छे, बड़े प्यार से, तकरीबन श्री अरुण सिंह, मैं सबके एक साथ नाम ले देता हूँ ताकि कम वक्त लगे, उसके बाद श्री अरुण नेहरू, उसके बाद श्री फोतेदार, उसके बाद वो मिनिस्टर जिनके मातहत मैंने जूनियर मिनिस्टर की हैसियत से काम किया था, उनको बुलाया गया मुझे समझाने के लिए। सबसे आखिर में श्री नरसिम्हा राव है, चूंकि वो कांग्रेस में बुजुर्ग लीडर माने जाते थे, और उन्होंने आते ही मुझसे, औरों ने भी बहुत दलीलें दी, लेकिन श्री नरसिम्हा राव जी ने आके मुझसे कहा कि तुम बहुत जिद्दी आदमी, अब तो शाहबानों ने अपना स्टांस बदल लिया, तुम्हें बदलने में क्या परेशानी। मैंने कहा मैं शाहबानों की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, मेरा मसला ये है कि मैंने 1 घंटे के करीब पार्लियामेंट का वक्त लिया है, मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हक में बातें कही हैं कि ये जजमेंट न सिर्फ मुल्क के कानून के मुताबिक सही है, बल्कि ये कुरान की जो तालीम है, वलिल मुतल्लिकाति मताउम बिल मारूफ हक्कन अलल मुत्तकीन, और तलाकशुदा औरत के लिए भी एक प्रोविज़न करना है, उसके लिए भी माली इंतज़ाम करना है, ये वाजिब है, ये हक है उन पर जो खुदा शनास हैं, ये उसके भी ऐन मुताबिक है। और अब कल लॉ मिनिस्टर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को निष्प्रभावी बनाने के लिए हम ये बिल ला रहे हैं। तो मैंने कहा मैं अकबर का बीरबल नहीं हूं कि एक दिन कहा कि बैंगन बहुत अच्छा है और अगले 3 दिन बाद कहा बैंगन बुरा है। तो अकबर ने बैंगन की पहले खूबियां बयान कर दी बीरबल ने, और फिर जब कहा बुरा है तो उसकी बुराइयां बयान कर दी। शायद इसलिए मैंने आपसे कहा कि पार्टी लाइन से कभी भी आप जो है वो आपने अट के बात नहीं की। तो नरसिम्हा राव जी ने मुझसे कहा कि तुम बहुत जिद्दी हो, और देखो हमसे मतलब राइट रॉन्ग की बात, मैं भी उसमें शामिल हूं क्योंकि मैं भी उस वक्त उसी पार्टी में हूं। बोले हम समाज सुधारक नहीं हैं, हम राजनीति में, हम राजनीतिक दल हैं। अगर एक सेक्शन, अगर ये लोग, उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया, अगर ये लोग गटर में या गड्ढे में पड़े रहना चाहते हैं तो तुम रिजाइन क्यों कर रहे हो, तुम अपना रेजिग्नेशन वापस लो। और ये बात मैं पता नहीं कितनी बार दोहरा चुका हूं। तो आज आप इंटरव्यू करने आए मुझे, चूंकि आज प्रधानमंत्री जी ने इसका रेफरेंस दे दिया, वरना पिछले साल तब कोई ने सुनना नहीं। एनडीटीवी पिछले ही साल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद एनडीटीवी के डिस्कशन में, जिसमें नजवा हेप्तुल्ला जी भी हैं, एक और वकील हैं और मैं हूं, वहां भी मैंने यही बात कही थी, तब किसी ने नोटिस नहीं लिया इसका। ठीक है। तो शाहबानो का मामला दरअसल ये था कि शाहबानो एक बुजुर्ग औरत जिनको उनके पति ने 3 तलाक, जिसको लेकर लगातार आप देखते हैं कि अभी भी जो है मोदी गवर्नमेंट का पहला लेजिस्लेशन, यानी पहला जो कानून, पहला जो बिल उन्होंने पार्लियामेंट में रखा वो 3 तलाक को लेकर है। इस ही 3 तलाक के तहत अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। उनकी पत्नी जो है वो अदालत गई और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मेंटेनेंस का, गुजारे भत्ते का हक है इस महिला को। लेकिन राजीव गांधी ने समझा कि शायद जो कट्टरपंथी मुसलमान हैं, जो रिलीजियस लीडरशिप है मुसलमानों की
वो शायद इस बात से नाराज हो जाएगी और एक कानून लाकर उन्होंने पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को बदल दिया। और उसके बाद से ये माना जाता है कि भारत की जो राजनीति है, कम से कम अगर जो माइनॉरिटी पॉलिटिक्स जिसे कहा जाता है, उसका हमेशा के लिए एक चैप्टर जो है वो बदल दिया गया। और उस वक्त में आरिफ मोहम्मद खान ने इसी फैसले का विरोध करते हुए राजीव गांधी सरकार से इस्तीफा दे दिया था। आरिफ मोहम्मद खान उस वक्त, जैसे मैंने आपको कहा कि इतिहास में आप एक ऐसे व्यक्ति रहे जो वो लम्हा आपके नाम लिख गया कि एक मुस्लिम मंत्री ने मुस्लिम अपीजमेंट या कहा जाए मुस्लिम कट्टरपंथियों के विरोध में आपने इस्तीफा दिया अपनी सरकार से। आप सबसे यंग मिनिस्टर्स में से भी एक माने गए, काफ़ी प्रोग्रेसिव थे, लेकिन आरिफ मोहम्मद खान कैदी बन चुके हैं 1986 के। अच्छा, अब मैं इसका जवाब आपसे जानना चाहता हूँ। 86 में जो इश्यूज क्रिएट हुए वो सॉल्व हो गए, लेकिन हालात बदल चुके हैं। अरे आपने खुद अभी कह रही हैं, आप अपने आप को कंट्राडिक्ट कर रही हैं कि पहला बिल ही वो आया, शाबानों में इशू क्या था? 3 तलाक। अयोध्या, ये इशू हल हो गए। लेकिन ये तो चाहती है नरेंद्र मोदी सरकार चाहना पहले वो चीज पे आइए जो चीज आपने कही है। ये बताइए कि जो 86 में जो इश्यूज क्रिएट हुए, जिस पर मैंने ये कहा, मैं 86 में नहीं हूं, 86 में जो इश्यूज क्रिएट किए गए उसने इस मुल्क को 47 में पहुंचा दिया। काश हम 86 में होते। वही नफरत जो 47 में पैदा हुई थी, आपको मालूम है 50 के शतक में कितने लोगों को लिंच किया गया था? आपको मालूम है कितने मिलियन में तादाद है जो लोग मरे थे, जिनकी जानें गई थी? हमें एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब आपकी नज़र तारीख पे नहीं होगी और आप आज के लम्हे में जीने की कोशिश करेंगे, हमेशा आपको मायूसियां और नाकामियां आएंगी। आपको तारीख का नजरिए के बगैर, पर्सपेक्टिव के बगैर आप अपनी मुस्तकबिल की राहों को तैयार नहीं कर सकते। मैं आपके तजुर्बे की कदर करती हूँ, इज्जत करती हूँ, लेकिन कहा यह भी जाता है कि अगर आप पीछे वाले शीशे में लगातार देखते हुए ड्राइव करेंगे, देखना जरूरी है कि अपने को ठीक से आप बचा पाएं, लेकिन अगर आप पीछे वाले शीशे में देखते रहेंगे तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। 1986 की राजनीति, वहां के मुद्दे अलग थे, 2019 के अलग हैं। आप तो ये भी कह रहे हैं कि हिंदुत्व की राजनीति से मुस्लिम समुदाय को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप तो माइनॉरिटी कम्युनलिज्म और मेजोरिटी कम्युनलिज्म इस दौर का आ जाइए। पहले एक सवाल पर नहीं, पहले इस सवाल को तय करिए ना। 1986 के इश्यूज अगर आज जूं के तूं जिंदा हैं और ये पूरा मुल्क उस मुसीबत में जो 86 में इस मुस्लिम किलर्जी ने और एक ना तजर्बेकार प्राइम मिनिस्टर की ना तजर्बेकारी का फायदा उठाकर इस पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस मुसीबत में इस मुल्क को धकेला, आज भी वो दोनों इश्यूज, आप अली मियां की किताब उठा के पढ़ लीजिए। राजीव जी ने मुझसे कहा 6 फरवरी को कि कोई ताला जो खुला है अयोध्या में, उसका कोई मुस्लिम लीडर मुखालफत नहीं करेगा। मैं कहा कैसे? उन्होंने कहा ताला खुलने से पहले मैंने सबको इत्तला दे दी थी। मुझे याद आया कि अली मियां ने बयान दिया है 3 तारीख को, और भी बहुत सी मस्जिदों पर गैरों के कब्जे हैं, ये खास बात नहीं है। और सलमान खुर्शीद जो उस जमाने में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नज़दीक थे, उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स में आर्टिकल लिखा और उन्होंने कहा कि आरिफ मोहम्मद खान बाबरी मस्जिद को कह रहे हैं कि ये बहुत समस्या बन जाएगी। बाबरी मस्जिद समस्या नहीं है, समस्या शाहबानो है मुसलमानों के की आइडेंटिटी को महफूज रखने के लिए। तो वो सारे इश्यूज न सिर्फ जिंदा हैं, उन सारे इश्यूज ने हमें तकरीबन उस जगह पहुंचा दिया जहां पे इस मुल्क का पार्टीशन हुआ था। तो उस वक्त जो नफरत थी, गलती किसकी है? जिन्होंने ना तजर्बेकार वजीर आजम को मजबूर किया कि तुम शाहबानों में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बदलो। तो 1986 के लिए अब 2019 में हम क्या करें? भाई 2019 वो मसला हल नहीं हुआ ना। 10 साल कांग्रेस की, मैं पूछ रहा हूं आपसे, 10 साल बीच में कांग्रेस की हुकूमत थी, क्यों नहीं उन्होंने उन मसलों को हल कर दिया? क्योंकि मौजूदा दौर के और बहुत सारे ऐसे मसले थे, कोई बिल्कुल भी नहीं, पूरा मुल्क सारे सचर कमेटी को सेटअप किया। अच्छा, फिर क्या किया उस पर? फिर क्या किया? आर्थिक मुद्दे मान लिया, हम आपकी बात मान लिए। क्या किया फिर उस पर कदम उठाया, क्या फंड जारी कुछ किया, बता तो दीजिए। माइनॉरिटी कंसंट्रेशन हम डिस्ट्रिक्ट्स तो को जितना आइडेंटिफाई किया, हमने वो पहले से आइडेंटिफाइड थे। प्लीज डोंट ट्राई टू मिसलीड पीपल, वो हमेशा से आइडेंटिफाइड थे। और दूसरा मैं एक बात बता दूं आपको, आप गलत आदमी से सवाल कर रही हैं। मैं जब 1982 में जनवरी में मिनिस्टर बना तो दिल्ली से एक मशहूर डाइजेस्ट निकलता था, हुमा, बहुत मशहूर था। देखा है मैंने हुमा, आपने उसमें एक पॉलिटिकल इंटरव्यू छपा करता था। उन्होंने फरवरी में
जनवरी में मैं मिनिस्टर बना, जनवरी के आखिर में या फरवरी के शुरू में मुझे इंटरव्यू किया, और जहाँ तक मुझे याद है वो मार्च के इशू में छपा है 86। उन्होंने मुझसे 3 दफ़ा यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, माइनॉरिटी माइनॉरिटी माइनॉरिटी, अक़लियती नुमाइंदे की हैसियत से। जब तीसरी दफ़ा ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये छपा हुआ है, आज का नहीं है, 1982 का है। उन्होंने मुझसे पूछा क्या ये छाप दे, मैंने कहा मैंने छापने के लिए कहा है। उन्होंने 3 दफ़ा मुझसे माइनॉरिटी कहा। मैंने कहा मुझे एक बात बताइए, पहले मैं इसको डिस्कस करना चाहता हूँ। जब आप तीसरी बार कह रहे हैं, मैं ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आया हूँ जहाँ मुसलमानों का वोट, जिसे आप माइनॉरिटी कह रहे हैं, वो 12% से कम है, बल्कि माइनॉरिटीज़ का वोट 12% और ब्राह्मणों का वोट 20% है तकरीबन। पंजाबी जो लुटपिट के पाकिस्तान से आए थे, उनका वोट 18-19%। मैं जीता हूँ, मेरा नज़दीक नियरेस्ट राइवल भी मुस्लिम है, किसी गैर मुस्लिम उम्मीदवार की जमानत भी नहीं बची। अब अगर दिल्ली में आके मैं माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेटिव बन जाऊं, तो ये लोग जिन्होंने मुझे वोट दिया है, इनके दिल ये तो फिर महरूम हो गए ना। हम जो चीज़ समझने से इनकार कर रहे हैं वो ये है कि इस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों के दिमाग में 2 बातें बिल्कुल साफ थीं। ये मुल्क ने इतने लंबे ज़माने तक ग़ुलामी का तौक अपने गले में पहना है। क्यों? एक तो हमारा कास्ट सिस्टम जो बड़ा और छोटा बनाता था, और दूसरा अंग्रेज़ का दाखिल किया हुआ सेपरेट इलेक्टोरेट, जो जहाँ हिंदू हिंदू का नुमाइंदा होगा, मुसलमान मुसलमान का नुमाइंदा होगा। इन दोनों, मैं माइनॉरिटी लीडर नहीं हूँ। ठीक है, मैं आपकी बात, मेरी एम्बिशन उससे कहीं बड़ी है। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान, आप एक तरह के आदर्शवादी धर्मनिरपेक्ष फ्रेम ऑफ माइंड में ऐसा लगता है कि फंस गए हैं। आप ये देखिए, हम एक ऐसे देश में जी रहे हैं जहां मेनका गांधी ने ये कहा कि मुसलमान मुझे वोट नहीं देते, मैं उनका काम नहीं करूंगी। हम ऐसे देश में जी रहे हैं जहां पर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री रहते आप यमन में जीना चाहती हैं, उन्होंने कहा आप सीरिया में जीना चाहती हैं। मेरा सवाल हाँ, बताइए। उन्होंने वायनाड के लिए कहा कि राहुल गांधी वहां चुनाव इसलिए लड़ने गए हैं क्योंकि वहां पर उनको मालूम है कि हिंदू उन्हें वोट नहीं करेगा। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां 303 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एक भी मुसलमान बीजेपी की तरफ से नहीं है। तो आप ये बताइए कि ऐसे वक्त में जहां की पूरी पॉलिटिक्स एंटी मुस्लिम एक पिलर पर बेस्ड हो, वहां आप एक तरह के एक रिजिड लीगल सेक्युलरिज्म में ऐसा लगता है कि ठीक है। आप पाकिस्तान में रहना चाहती हैं जहां पे हर जुमे को मस्जिदों में बम फेंके जाते हैं? मैं हिंदुस्तान को बेहतर बनाना चाहती हूं। आपने जुमला ये नहीं कहा, आपने जी नहीं, आपने जुमला कहा हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं। किस तरह के हिंदुस्तान? जी नहीं, आपने जो जुमला कहा है वो कहा है हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं। तो आप पाकिस्तान में रहना चाहती हैं जहां पे हर हफ्ते हर मस्जिद में बम फोड़े जाते हैं? आप सीरिया में रहना चाहती हैं? आप यमन में रहना चाहती हैं? आप कौन से मुल्क में रहना चाहती हैं जहां लोगों के इंटरेस्ट जो हैं, उनके हुकूक महफूज हैं? और मुझे कोई एक मुल्क का नाम बता दीजिए। आप जिस मुल्क में रह रही हैं वो मुल्क वो है जहां देवबंद वालों को इसकी इजाजत है। ये किताब देवबंद में निसाब का हिस्सा है, सिलेबस का हिस्सा है ये किताब। इसमें जिहाद, कुरान कहता है उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, लड़ने की इजाज़त सिर्फ उनको दी जाती है जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई है, उन पर जुल्म किया गया है, उनको उनके घरों से निकाला गया है। और देवबंद क्या बताता है, जिहाद का मकसद क्या है? और मुझे कोई एतराज़ नहीं है, कुल 4% बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ये 4% वो हैं जिनका मस्जिद के मिंबरों पर कब्जा है, वहां से ये तकरीरें करते हैं। लेकिन पहले बात सुनिए, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था कब हुआ था हिंदुस्तान मेरी में? बात ये भी तो मुझे बता दीजिए भाई, मेरे बात पहले इसको तो सुन लीजिए। शरीयत में जिहाद दीन हक की तरफ बुलाने और जो उसे कबूल ना करे उससे जंग करने को कहते हैं। ये देवबंद में, और इस किताब को बच्चा जब आता है तो वो यूं करके आंखों पे लगाता है, चूंकि उसको कहते हैं ये अल्लाह का कानून है। ये नहीं कहते कि देवबंद वालों की राय है। और ये मैं जब अंग्रेजी से कोट किया करता था, मेरे दोस्त कहते थे अरे भाई गलत तर्जुमा तो नहीं है? तो मैंने ये 9 वॉल्यूम देवबंद से मंगाए, देवबंद के छपे हुए हैं, मकतबा थानवी देवबंद जिला सहारनपुर, ये पढ़ाएंगे। आरिफ साहब, मेरी आपसे एक शिकायत है, मैं इस बात से किसी बात से भी असहमत नहीं हूं जो आप ये बोल रहे हैं। रिजिडिटी, फंडामेंटलिज्म, कंजर्वेटिज्म मुस्लिम समुदाय को एक तरह से खा रहा है।
गेहूं जैसे घुन खाता है ऐसा खा रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि आप जो तमाम जो राजनीतिक सामाजिक समस्याएं हैं, ऐसा लगता है कि कल को मुस्लिम समुदाय अपने को पूरी तरीके से रिफॉर्म कर लेगा तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप समस्या को वहां ढूंढ रहे हैं जहां वो नहीं है। अच्छा, मैं वहां ढूंढ रहा हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आपके पास आपका माशाल्लाह एक बेटा है जी। आप अगर घर के अंदर झूठ बोल रही हैं और उसके बाद आप बच्चे से कहें कि तुम सच बोलो, वो आपकी बात सुन लेगा? नहीं। बिल्कुल नहीं। नहीं ऑब्जर्व नहीं बिल्कुल नहीं, सुनेगा। बच्चे ऑब्जर्व करते हैं आपको। जिस कम्युनलिज्म की तरफ आप इशारा कर रही हैं, ये कम्युनलिज्म क्या है? ये एक होती है खुदगर्जी, स्वार्थ, सेल्फिशनेस। इज्तमाई खुदगर्जी को कम्युनलिज्म कहा जाता है। क्या दुनिया में किसी शख्स के लिए मुमकिन है कि वो दूसरे की खुदगर्जी से लड़ सके? हाँ, अगर उसे दूसरे के ऊपर असर डालना है तो वो उसे अपनी खुदगर्जी के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा, फिर उसकी बात दूसरे लोग भी सुनने को तैयार हो जाएंगे। हो सकते हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हो जाएंगे, लेकिन और देखिए, मैं हूं असल में, आप हैं सियासत, आपके नज़दीक सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं सियासत 12 साल हुए तो छोड़ चुका, बिल्कुल छोड़ चुका। 2007 में इलेक्टोरल इस्तीफा दे दिया पॉलिटिक्स मैं छोड़ चुका। मैं मुझसे वो सवाल कीजिए। और इसीलिए आपसे बात करना और भी ज्यादा है, हाँ, क्योंकि आप एक स्कॉलर हैं। मैं वहीं आ रहा बिल्कुल। हूँ। मैं हूँ कुरान का तालिब इल्म। कुरान मुझे बताता है अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को जिम्मेदार मत ठहराओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ए लोगो जो ईमान लाए हो अपनी फिक्र करो। ला यदुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा तदैतुम, अगर तुम खुद सही रास्ते पर हो तो जो गलत रास्ते पे है वो तुम्हें नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। या तो कहिए कि अल्लाह का ये वादा गलत है। नहीं, लेकिन इसमें एक तरह का प्रिविलेज झलकता है आरिफ साहब। मैं या आप जैसे लोग जिनको पढ़ने का मौका मिला, जिनके पास ये मौका है कि वो इस तरह की जो ज्ञान है, जो ज्ञान का भंडार है, उस तक उनका एक्सेस है, वो हासिल कर सकते हैं। मुझे आप बताइए, मैं गोरखपुर गई, वहाँ मैंने देखा गोरखनाथ मंदिर के ठीक पीछे, मैं अपने कैमरामैन यही जो शूट कर रहे हैं देवी, इन्हीं को लेके वहाँ पहुँची हूँ। आप यकीन जानिए, उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं कहाँ से आई हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं किस शहर से आई हूँ। सिर्फ कैमरा देखते ही मेरे ऊपर लोग जिस तरह से झपटे हैं। जो उन्होंने बताया कि जो हिंदुत्व की राजनीति पिछले 5 साल में देखी, खासकर 2017 से 2019 के बीच में पूरे कारोबार तबाह हो गए हैं, गोश्त की दुकानें खत्म कर दी गई हैं। जो वेंडर्स थे लोकल, वहाँ पे चुन चुन के मुसलमानों के जो उनके फाइनेंशियल जितने रिसोर्सेज हो सकते थे, जो भी जरिए हो सकते थे, उनको खत्म किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि ठीक तरीके से मुसलमान कुरान पढ़ने लगे, 3 तलाक बंद कर दे, माइनॉरिटी कम्युनलिज्म, अपने अंदर का कंजर्वेटिज्म खत्म कर दे, तो ये सब भी ठीक हो जाएगा? अच्छा, तो फ्रेंड्स, बहुत ही मजेदार है, बहुत ही मजेदार। और काटा भी मैंने ना बिल्कुल ठीक टाइम पे, मेरा मन तो नहीं कर रहा था। ये मुझे कह रहे थे आगे बोलते रहे। मैंने कहा नहीं, वो नेक्स्ट टाइम के लिए नहीं तो फिर हम भूल जाते हैं कि भैया हमें आगे भी करना है। अगर इंटरेस्टिंग पार्ट पर रोके रखेंगे तो हमें भी होगा कि भाई जल्दी देखना है, हमें जल्दी देखना है। पर ओ माय गॉड, दिस मैन इज ग्रेट, अमेजिंग। ऐसे हर एक इंडियन की समझ हो ना, सोच हो, तो ये इंडिया कहाँ का कहाँ बन जाए। और मैं तो हैरान हो रही थी कि इनकी सोच और वो जो लेडी बैठी हो उनकी, इतना समझ बूझ से वो बता रहे हैं, पर लोग समझने को तैयार ही नहीं है। मैं कह रही हूँ, अगर आप ये बात उनकी समझो तो इंडिया विल बी नंबर 1। इट विल बी, मैं कहूंगी, अदर कंट्रीज विल लुक अप टू इंडिया। और इन्होंने बहुत, एक मुझे इनका ये सबसे बेस्ट पता है कौन सा पार्ट लगा था, जब उन्होंने कहा, जब वो कुछ बोल रही थी तो उन्होंने कहा तो आप पाकिस्तान चले जाना चाहती हैं, आप यहाँ चले जाइए, यहाँ पे हर दूसरे दिन आपको पता चलता है कि जो मॉस्क है वहां पे, उसमें मस्जिदों में बॉम्ब फूट रहे हैं। तो बहुत अच्छा आंसर दे। तो बहुत बेचारे फ्रस्ट्रेटेड हैं, मुझे लग रहा है वो अंदर से बहुत दुखी और तकलीफ में है ये सब देख के कि क्या चल रहा है, कि सोच कैसी होती जा रही है। तो दिस इज फैंटास्टिक। बहुत अच्छी बात थी। उन्होंने यही बताया कि जो आप वर्जन देख रहे हैं कुरान का, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो कितना डिफरेंट है ओरिजिनल वर्जन से, जिसमें वो कह रहे हैं, ओरिजिनल में ये बोल रहे हैं कि किसी और को आप किसी से लड़ोगे नहीं अनलेस अनटिल वो उसने आपको कुछ हार्म किया है। जब तक उसने हार्म नहीं किया, आपने उससे कुछ नहीं करना। यहाँ तो वो कह रहे हैं, वो नई बुक में क्या बोल रहे हैं कि अगर वो आपके रिलीजन को ही नहीं मानते तो आप उसकी हार्म करो। मतलब पॉइंट यही था कि ये ग्रेट पॉइंट। वो कह रहे हैं कि मैंने ओरिजिनल पढ़ी है, उनने कोट किया ओरिजिनल को, बोले अंग्रेजी में कोट नहीं करता, मैं अरबिक में ही कोट कर रहा हूं, और उससे क्लियर हो गया कि मुझे पता है और वो क्या बोल रही है
और तुम अपना क्या वर्जन पढ़ा रहे हो। अगर तुम ऐसा वर्जन पढ़ाओगे तो तुम क्रिएट कर रहे हो हेटरेट, और उस हेटरेट से ही ये रिजल्ट आ रहा है। तो वो मेरे ख्याल से बात अच्छी थी। उसके बाद ये भी कहा कि मैं पॉलिटिक्स में अब नहीं हूँ, और मैं क्लियरली तुम्हें बताता हूँ कि इतने समय से जो प्रॉब्लम्स आ रही थी अभी भी हैं। ये 2019 की बात करें तो वही बोलते 1968 की प्रॉब्लम अभी 2019 तक है, तो इतने समय में आपने उनको सॉल्व क्यों नहीं किया। तो बहुत ही अच्छे बोल रहे हैं, वेरी नाइस। और खुशी हो रही है कि सच्चा इंसान जो इसी तरीके से बोलता है, पढ़ा लिखा। देखिए प्रॉब्लम वही है कि लोगों ने अपनी जो है सीक्रेट बुक नहीं पढ़ी है, ओरिजिनल, दूसरों के वर्जन्स पढ़ रहे हैं। और वो इसीलिए अगर कोई कहता है कि भाई उसमें ये लिखा है तो आप गलत वर्जन पढ़ रहे हैं। आप सही वर्जन पढ़िए। अगर आप सही वर्जन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो सही है। वो ओरिजिनल जो लिखा गया था वही पढ़िए, उससे आपको क्लैरिटी आएगी। तो काफी अच्छा वीडियो, बहुत अच्छा बता रहे हैं। तो आई होप कि सब ये समझें। मैं तो ये कहूंगी सब ये समझें। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन प्लीज टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।